तो मुझे लोग कहते हैं कि आप नमाज मत पढ़िए इस मस्जिद में। कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड हुआ था एक मखसूस प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जो लोग देखना गवारा नहीं कर रहे थे। अगर आपके पास मैसेज आती है और आप पढ़ते हो उसको कि आपको इतना पैसा मिलने वाला है, तो आपको पैसा कोई भी डबल करके देने वाला नहीं। कश्मीर लाइफ के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन मोहतरम, कुछ दिन कबल आपने ये ख़बर ज़रूर देखी होगी जब आपको ये पता चला कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से जो स्टूडेंट्स का डेटा है किसी तरह से उसे चुराया गया था एंड देन उसे इंटरनेट पे भेजने के लिए रखा गया था किसी हैकिंग कंपनी ने, एंड देन वो डिमांड कर रहे थे कि इसके बदले हमें डॉलर्स चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, ये इस तरह की ख़बरें हम आम सुनते हैं और इसका शिकार कई सारे लोग होते भी हैं, लेकिन हमें आम बात लगती है और उसको नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है। क्या इसके लिए कुछ लॉज बने जो फ्रेम किए गए हो जो इसे टैकल करें? आज के हमारे जो मेहमान हैं एडवोकेट वसीम असलम, जो एक क्रिमिनल लॉयर हैं, इनसे बात करेंगे इस ताल्लुक़ से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए। शुक्रिया आपका। तो वसीम साहब, यूँ तो हमने आपके बारे में अपने नाज़रीन को मुख्तसरन बताया कि आप एक क्रिमिनल लॉयर हैं, लेकिन तफसीलात हम आपसे ही लेंगे। अपने बारे में हमें बताइएगा कि कहाँ पर आप फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आई एम फ्राम बेसिकली बारामूला से हूँ मैं, बोनियार से। तो साइबर क्राइम को लेकर मैंने बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कोर्ट्स में भी, और कुछ केसेस मैंने खुद भी डील किए हैं। तो ऐसा एक टॉपिक है, ये एक ऐसा न्यू फॉर्म ऑफ क्राइम है जो दिन ब दिन आप देखो इसको ये मैनी फोल्ड्स ले रहा है, इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। साइबर क्राइम सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि एक आम इंसान किस तरह से समझे कि ये साइबर क्राइम्स क्या है। देखिए, साइबर क्राइम्स हम उन क्राइम्स को कह सकते हैं जहाँ पे इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सपोज़ आपका कंप्यूटर है या लैपटॉप है या आपका मोबाइल फ़ोन है, इन चीज़ों को लेकर और इंटरनेट की मदद से लेकर अगर कोई ऐसा काम किया जाता है जिसकी कानून इजाज़त नहीं देता, तो हम उसको कह सकते हैं कि ये साइबर क्राइम है। वो कौन कौन से जुर्म हैं जो साइबर क्राइम में आते हैं, तो उनमें हम देखें तो साइबर स्टॉकिंग है, या क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है थ्रू दिस यूज़ करने से, इंटरनेट यूज़ करने से, या हम देखें साइबर बुलिंग है, फिशिंग है, स्टॉकिंग है, विशिंग है। और उसके बाद अगर हम देखें साइबर क्राइम्स गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी होते हैं। 1.25 लाख करोड़ हमारी गवर्नमेंट को एक सालाना लॉस होता है साइबर क्राइम्स की वजह से। ये प्रॉपर्टी के ख़िलाफ़ भी, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ भी और पर्सनस के ख़िलाफ़ भी होता है। और आजकल अगर ज़्यादा देखें तो इसको एक इजी टूल समझा जाता है किसी को भी डिफेम करने का, किसी को भी कैरेक्टर असैसिनेट करने का। इंटरनेट इम्पैक्ट सुसाइड्स, तो हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐसे, आप साउथ इंडिया में देख सकते हो, वहाँ पे सुसाइड्स जो हैं साइबर क्राइम्स की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। अब ये बात बच्चों में भी जा रही है। अब बच्चे जो गेम्स खेलते हैं, सपोज़ पबजी एक गेम है, ब्लू व्हेल गेम है एक, उन गेम्स को अगर देखें तो बच्चे अपने आप को नुकसान देते हैं और प्लेजर फील करते हैं। टॉसिक्स दिए जाते हैं उनको गेम में, और वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल छुपाए वो टॉसिक्स फुलफ़िल करते हैं। वो अपने पेरेंट्स का जो पैसा होता है या ज्वेलरी होता है उसका भी इस्तेमाल करके, कहने का मतलब मेरा ये है कि दिन ब दिन अगर हम देखें तो साइबर क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये नए नए एरियाज़ डिस्कवर कर रहा है। हम आपसे जानना चाहेंगे मुल्क में इस तरह के क्या लॉज बने हैं, किस तरह के फ्रेम हुए हैं जो मखसूस साइबर लॉज ही हो, या इनको टैकल करने के लिए हमारे पास एक हथियार। बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट उसको लाया गया, उसको लेजिस्लेट किया गया, और उसका पर्पज़ यही था कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारे कंप्यूटर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो डाटा होता है, इसको कैसे रेगुलेट किया जाए और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो एक तो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में भी रूल्स बनाए, और 2021 में रिसेंटली जो हमारा प्रेजेंट रजीम है गवर्नमेंट का, इन्होंने बड़ा एफर्ट लिया और इन्होंने 2021 में एक गाइडलाइंस दी, IT गाइडलाइंस दी रेगुलेट करने के लिए इसको। और प्रेजेंटली इस सेशन में गवर्नमेंट ने लोकसभा में ये चीज़ कही है कि हम इसको रेगुलेट करने जा रहे हैं, और इसके लिए हमारी कंट्री में एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। अच्छा। जो गवर्नमेंट को और जो कॉरपोरेशंस, कंपनीज़ को सजेशंस देता है, और दिन ब दिन जो भी नई नई एवोल्यूशंस होते हैं इस साइबर टेक्नोलॉजी को लेके, इंटरनेट को लेके, इसमें लोगों को आगाह करता है। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी आप देख सकते हो इस चीज़ का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कुछ
फ्रेम्स की हैं गाइडलाइंस, जिसमें इन्होंने खासकर इस मेंस को टैकल करने के लिए साइबर क्राइम्स को गाइडलाइंस दी हैं, बैंकर्स को भी और अपने कस्टमर्स को भी। और दूसरा कि जो उनकी KYC नाम्स में उसमें स्पेसिफिक ये चीज़ें कही गई हैं कि जैसे आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट इसकी एडवर्टाइजमेंट भी करती है, आए दिन हम अखबारों में भी ये पढ़ते हैं कि अगर आपके पास कोई मैसेज आती है आप उसका कोई जवाब ना दो, अगर आपके पास कोई मेल आती है, अगर आपको लगता है स्पैम है, आप उस पर कोई क्लिक ना कीजिए, अपना डाटा शेयर ना कीजिए। देखिए मेरे पास ऐसे तो कई सारे केसेस हैं जो मैं चाहती हूँ कि डिस्कस हो, लेकिन एक केस ज़्यादा इस वक्त आम भी है और कई सारे लोग फेस भी कर रहे हैं, वो ये कि फलां शख्स को लिंक आती है सोशल मीडिया के ज़रिए से, चाहे व्हाट्सएप के ज़रिए से या फेसबुक के ज़रिए से, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए से, एंड देन उसे बताया जाता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इतने सारे पैसे मिलेंगे। नादानी में आकर वो उस पर क्लिक करता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ उसे नहीं पहुँचना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट होती है ब्लैकमेल। कई सारे लोग ये सोचते हैं कि ये आम सी बात है, लेकिन जब उनके अकाउंट से पैसे गायब होने लगते हैं फिर वो समझते हैं कि नहीं ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। क्या करें, किस तरह से मुकाबला करें, बिलखुसूस आजकल इस मौजूदा हालात को मद्देनज़र रखते हुए? देखिए, पहले तो ये बात है कि अगर आपके पास मैसेज आती है और आप पढ़ते हो उसको कि आपको इतना पैसा मिलने वाला है, तो आपको पैसा कोई भी डबल करके देने वाला नहीं, और ना ही कोई आपको ये कह सकता है कि आप इस पर क्लिक कीजिए तो आप घर बैठे पैसा कमा सकते हो। तो इंसान को पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये रिलायबल सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का। और उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर आप देखते हो कोई मैसेज या कोई मेल देखते हो, आप खुद उसको जज कीजिए, आप खुद उसको देख सकते हो कि ये मेल अगर आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आप वो इन्फॉर्मेशन कभी शेयर ना कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपसे कोई भी नहीं मांग सकता। और वर्चुअल वर्ल्ड जो है ये एक डार्क वर्ल्ड है। या ये भी कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस कोई पढ़ा लिखा ना हो तो वो किसी से हेल्प ले सकते हैं कि ये जरा देखें क्या बिल्कुल बिल्कुल हमें इसमें ये बिल्कुल आपने ये बहुत अच्छा कहा। अगर इस किस्म की आपको मैसेज आती है, आप तो पहले उसको वेरीफाई कीजिए, और दूसरा जो आपके आसपास में जानने पहचानने वाले हैं आप उनको दिखाइए। और आए दिन ऐसी बहुत सारी मैसेजें आती हैं, अगर हम हर किसी मैसेज पे आप ये करना शुरू कर दो, आप तो लाखपति करोड़पति तो नहीं बन सकते। अलबत्ता आपको ये समझना चाहिए कि ये सब जो है ये एक ट्रिक्स होती हैं इन हैकर्स की। देखो, जो बंदा ये मैसेज आपको भेज रहा है उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है। अगर उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है, ही नीड्स ओनली योर वन क्लिक। उसको आपका एक क्लिक चाहिए जिस पे आप क्लिक कर दो, आपका डाटा पूरा उसके पास चला गया। और बिल्कुल आपका अकाउंट हो या आपकी कोई डिटेल्स हो या आपकी कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ले लो आपकी अगर हो, वो उसके पास चली जाती है। लिहाजा इसमें एक चीज़ करनी चाहिए, अगर ये मैसेजें आ जाए तो सबसे पहले ये फेक मैसेजेस हैं, इन पे कोई जवाब ना दिया जाए। और अपने जो साथी हैं या अपने जानने वाले हैं उनकी हेल्प इसमें ली जाए, क्योंकि जब आपका पैसा एक बार चला जाता है तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है वापस लेना, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है वापस लेना। और रिसेंटली अगर आप देखें, हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ JNK ने 11 मई को एक सर्कुलर इशू किया और क्राइम ब्रांच को इसके पावर्स दिए गए, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, कि एक अलग सा एक सेपरेट विंग बनाया गया ताकि इन चीज़ों को डील किया जा सके। तो लोगों को चाहिए पुलिस की मदद लेना, साइबर सेल्स जो हैं उनकी मदद लेना। क्या सच है जिसने इस तरह की कोई गलती की हो या किसी को इस तरह से धोखाधड़ी से फंसाया हो, क्या सच में उसको उस पर कोई इस तरह से पकड़ा नहीं जा सकता या देखा नहीं जा सकता? देखिए, अगर आप देखो ब्लैकमेलिंग, अगर आप इंटरनेट को लेकर ब्लैकमेलिंग होती है तो अगर आप साइलेंट रहोगे आप उसके ज़्यादा विक्टिम बन जाते हो। आपको चाहिए वो चीज़ पुलिस तक लानी। अगर आप अपनी जगह पे सच्चे हो, ट्रू हो, और आपको ये लगता है कि नहीं ये बंदा अननेसेसरली मेरी प्राइवेसी इन्फ्रिंज कर रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या अगर आप देखें तो एक सेक्सटॉर्जेशन, जिस तरह एक्सटॉर्जेशन होती है इसी तरह सेक्सटॉर्जेशन भी होती है इंटरनेट के थ्रू। अगर ये चीज़ें होती हैं एकदम पुलिस की हेल्प ली जाए, इस पर साइलेंस रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी जो है उनके पास ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हैश वैल्यूज़ हैं, जिस तरह MD5 है, SHA-1 हैश वैल्यूज़ हैं, जिनसे हम ये रिकवर कर सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि ये कहाँ से ये मैसेज आई, किस डाटा से ये मैसेज आई। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में ये पुलिस जो है वो सक्सेसफुल है और हमारे पास इसके रिजल्ट्स भी हैं। आपने देखा भी होगा कि अगर किसी का पैसा चला जाता है या कोई ब्लैकमेल होता है या किसी के फ़ोटोज़ या किसी की कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पे पुलिस बिल्कुल उन मुजरिमों को पकड़ती है, उनके सामने लाती है। और IT एक्ट के अंडर आप देखो तो स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं IPC और IT एक्ट के अंडर जिसमें उनको पनिशमेंट मिल सकती है। कुछ ऐसा कंटेंट अपलोड हुआ था एक मखसूस प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से, जो लोग देखना गवारा नहीं कर रहे थे, उसके खिलाफ फिर रिपोर्ट दर्ज किया गया, FIR बाकायदा दर्ज किया गया और इस वक्त पुलिस उस ताल्लुक से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हम ये रेगुलेट कर सकते हैं अपने लॉज के तहत। तो हमारे लॉज ये बताते हैं कि अगर
ऐसी कोई बात होती है जहाँ पे पोर्नोग्राफी या कोई ऐसा मटेरियल सामने दिखाया जाता है सोशल मीडियाज़ पे, वो डोमेस्टिक लॉ से रेगुलेट हो सकता है। तो इसमें गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास जा सकते हैं, कंप्लेंट्स कर सकते हैं, और जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इसमें देख सकती है, वो इसको रेगुलेट कर सकती है, क्योंकि हम साइनेटरी हैं इसके, और इंडिया के पास ये बिल्कुल ये पावर्स हैं कि वो कंटेंट को रेगुलेट कर सके जो इंटरनेट पे दस्तयाब होता है। मैक्सिमम पनिशमेंट क्या रहती है इसके लिए और मिनिमम पनिशमेंट क्या रहती है? देखिए, इसमें जो प्रोविजंस हैं, अगर आप देखो सेक्शन 66 है, उसमें बहुत सारी ऐसी क्लासेस दी गई हैं जहाँ पे आप पनिशमेंट 3 इयर्स भी है, 7 इयर्स भी है, 5 इयर्स भी पनिशमेंट है, और कंपनसेशन का जो एस्पेक्ट है वो 1 करोड़ का भी है, 50 लाख का भी है। जितना आपका डाटा, जितना आप अपना क्वांटिफाई कर सकते हो कि आपको कितना लॉस हुआ इन चीज़ों से, अच्छा। तो जाहिर सी बात है पनिशमेंट्स हैं इसमें। जब आप कोर्ट में जाओगे ऐसी शिकायतें लेके, तो जब कोर्ट अपने फैसले देगी तो डेटरेंस होगी, तो डेटरेंस से क्या होगा कि दूसरा आदमी भी डरेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट इनमें है। डिफरेंट प्रोविजंस के अंडर, डिफरेंट एक्ट्स के अंडर डिफरेंट पनिशमेंट्स है, अलग पनिशमेंट्स हैं, और कंपनसेशन भी इसमें है। यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक मुलाजिम थे, उनका मैंने एक केस किया था, ऐसा ही एक केस किया था, जहाँ पे उनको सोशल मीडिया पे उनको बिल्कुल उनकी, वो मौलवी साहब थे, उनकी बहुत बुरा कहा जाता था उनके बारे में, क्योंकि वो लिखा ही उनके बारे में ऐसा था, वो खुदकुशी करने पर तैयार होते। उन्होंने बहुत बार मेरे से ऐसा जिक्र किया कि मैं फेड अप हो गया हूँ लाइफ से, मैं अगर मस्जिद में जाता हूँ नमाज़ पढ़ने तो मुझे लोग कहते हैं कि आप नमाज मत पढ़िए इस मस्जिद में, और एक जगह पे उसने इमामत की तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप पीछे हट जाइए, आप नमाज नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि आपके बारे में हमने ऐसा सोशल मीडिया पे देखा है। तो उसके बरकस आप भी ये मसला आप देखो, अब पॉलिटिशियंस जो होते हैं ये एक दूसरे के खिलाफ ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, स्टेटमेंट्स दे देते हैं जिसकी कोई सदाकत नहीं होती है। तो कुछ पॉलिटिशियंस के भी केसेस हमने किए हैं जहाँ पे उनकी डिफेमेशन हुई थी सोशल मीडियाज़ पे लेकर। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।